नानक चंद रत्तू जी की लिखी किताब डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष, उस किताब के पन्ने मैं आपको पढ़ करके सुना रही हूँ। आज बताऊंगी कि 4 दिसंबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या क्या कार्य किए, उनकी किन से मुलाकातें हुई। आप सभी भाई बहनों को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम। मैं लक्ष्य कमांडर संघमित्रा गौतम, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य, लखनऊ से। 4 दिसंबर की प्रातः मुझे समय से दफ्तर पहुंचने की चिंता हो रही थी। प्रायः कार्य से अनुपस्थित रहने और बार बार चेतावनी मिलने के कारण मुझे डर था कि मेरे विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई हो जाएगी। फिर भी अब मैं उनको सूचित करने गया। उन्होंने मुझे इंतजार करने को कहा। उन्होंने कहा कि संसद भवन जा रहे हैं और मुझे रास्ते में कार्यालय छोड़ देंगे। उन्हें तैयार होने में समय लग रहा था और मैं बेचैन हो रहा था। हम संसद भवन प्रातः करीब 10:40 पर पहुंचे। मैंने दरवाजे तक कुछ कदम चलने में उनकी मदद की। उन्होंने कहा कि उनके आने तक मैं इंतजार करूं। उनकी इच्छा का पालन करने के लिए, जिसके लिए मैं कर्तव्यबद्ध भी था, मेरे सामने वहां रुके रहने के अतिरिक्त कोई उपाय न था। फिर भी मैं जल्दी से अपने कार्यालय भागा, जो संसद भवन के काफी करीब था, और अपने उच्च अधिकारियों को अपने ऊपर आन पड़ी विशेष परिस्थिति से अवगत कराकर मैं 15 मिनट में वापस भी आ गया। बाबा साहब करीब 2 घंटे बाद बाहर आए और मुझे मेरे दफ्तर पहुंचाकर वापस चले गए। दोपहर करीब 1:30 बजे श्रीमती सविता अम्बेडकर और डॉक्टर मावलकर कुछ खरीदारी करने बाहर निकले। डॉक्टर अम्बेडकर सो रहे थे, पर वे अपने जागने के समय से कुछ पहले ही जाग गए। जोर की घंटी बजी। कोई उत्तर न मिलने पर उन्होंने जोर से आवाज दी और फिर घंटी बजाई। नौकर सुदामा बिना समय गंवाए शयन कक्ष की ओर भागा। उन्हें शौचालय ले जाया गया। वापस आकर वे झुकावदार आराम कुर्सी पर बैठ गए। एक कप चाय ली और श्रीमती सविता अम्बेडकर के बारे में पूछा। उन्हें बताया गया कि वे डॉक्टर मावलकर के साथ बाजार गई हैं। उन्होंने 2-3 बार फिर पूछा और ये भी पूछा कि नानक चंद रत्तू आए थे या नहीं। अपराह्न 3 बजे सुदामा ने मुझे फोन किया कि बाबा साहब बहुत बेचैन हैं, मुझे तुरंत आना चाहिए। मैं शीघ्रता से 5:30 पर पहुंचा और बाबा साहब को नाराज पाया। वे गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। क्या वे आए? उन्होंने पूछा। मैंने ना में उत्तर दिया। उन्होंने मुझे टाइप करने के लिए कुछ सामग्री दी। उसी समय श्रीमती सविता अम्बेडकर डॉक्टर मावलकर के साथ वापस लौटी। मैंने उन्हें बताया कि बाबा साहब उन्हें कई बार पूछ चुके हैं। उनके क्रोध के भय से उन्हें अंदर जाने का साहस नहीं हो रहा था। बाहर खड़े खड़े उन्होंने अंदर झांका और मुझे अंदर धकेल दिया। बाबा साहब ने उनके बारे में पूछा। मैंने बताया कि वे आ चुकी हैं। जैसे ही वे अंदर आई, वे चिल्लाए, इतनी देर तक तुम कहाँ थी? कार का प्रबंध तुम्हारे लिए है। तुम घूमती रहती हो और तुम्हें मेरे प्रति कोई रुचि नहीं रह गई है। याद रखो, यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे लोग तुम्हें। फिर वे उनके ऊपर आग उगलते रहे। कोई भी स्पष्टीकरण संतुष्ट नहीं कर पाया। वह भीगी आंखों से बाहर आ गईं और मुझे अंदर भेजा कि मैं उन्हें शांत करूं। मैंने ऐसा ही किया। उनके द्वारा लाए सांझ समाचार की पंक्तियों को पढ़कर, सिर पर तेल मालिश कर उनके पैरों को दबाया और इधर उधर की बातें छेड़कर मैंने उनका ध्यान बटाया। नौकर को चाय लाने का संकेत किया। उन्होंने चाय पी। रात 8 बजते बजते उनका गुस्सा ठंडा हो गया। श्रीमती सविता अम्बेडकर के पिता के.वी. कबीर और भाई बी.के. कबीर और कोई एक जाधव बंगले में ठहरे थे, जिन्हें 14 दिसंबर को डॉक्टर अम्बेडकर के साथ मुंबई जाना था, पर वे शाम की ट्रेन से ही मुंबई रवाना हो गए। डॉक्टर मावलकर भी रात्रि के हवाई जहाज से मुंबई के लिए रवाना हो गए। मैंने टाइप का कार्य किया और रात्रि 1:30 बजे तक दफ्तर के रोजमर्रा के कार्य किए। फिर मैं सो गया। अंतिम 5 पत्र। 4 दिसंबर की सायंकाल अपनी लंबी आराम कुर्सी पर बैठे हुए पायदान पर पैर रखे हुए उन्होंने मुझे 2 पत्र बोलकर लिखाए। एक पी.के. अत्रे और दूसरा M.S. जोशी को। ये दोनों महाराष्ट्र में कांग्रेस के विरोध में प्रमुख विपक्षी और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के अग्रणी नेता भी थे। पत्र लिखने का उद्देश्य उन्हें आरपीआई में शामिल होने के लिए राजी करना था, जिसका निर्माण हो रहा था और उस पर काफी कुछ काम हो चुका था। उन्होंने मुझे प्राचीन भारत में
क्रांति और प्रतिक्रांति की अधूरी टाइप की हुई पांडुलिपि लाने को कहा। फिर कुछ हस्तलिखित पन्ने, कुछ कतरने और पुस्तक के कुछ चिन्हित सारांश दिए। उन्हें टाइप कर फोल्डर में रखने को कहा ताकि मांगने पर उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक को वह बुद्ध और कार्ल मार्क्स के साथ ही प्रकाशित करवाने को कटिबद्ध हैं, कुछ देर भले ही हो जाए। उन्होंने कहा कि 3-4 दिन में उन्हें याद दिला दिया जाए और काम शुरू हो जाए। विष्णु कुमार कारडक दर्शन और तर्क शास्त्र के पूर्णकालिक शिक्षक और मुंबई के सिद्धार्थ रात्रि हाई स्कूल के सहायक हेडमास्टर थे। वह और उनकी मंगेतर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ ही बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। उनके रजिस्टर नंबर 67074 और 67075 थे। वह 9 दिसंबर 1956 को मनमाड के डॉक्टर अम्बेडकर विद्यार्थी आश्रम में अपना विवाह बौद्ध रीति रिवाज से करना चाहते थे। 26 नवंबर को उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को पत्र लिखा और इस मामले में उनका मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में मुझे मार्गदर्शन देने के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। मेरी तरह नवदीक्षित बौद्धों को ज्ञान बोध परिलक्षित करना और आंदोलन को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा नासिक जिला इस विवाह का प्रत्यक्षदर्शी होगा, क्योंकि वे बौद्ध परंपरा से होने वाले विवाह को देखने के लिए उत्सुक हैं। मैंने बाबा साहब को याद दिलाया कि कारडक के विवाह की तिथि काफी करीब आ गई है। उनका निवेदन उचित और महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर अवश्य जाना चाहिए। इससे 9 बौद्धों को अपना विवाह समारोह संपन्न करने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा और उसका दूरगामी असर पड़ेगा। उन्होंने कारडक का पत्र मुझसे ले लिया, चश्मा लगाया और पत्र पर सरसरी निगाह डाली और चश्मे के भीतर से मुझे देखा। मुस्कुराकर बोले, ठीक है, तुम उत्तर भेजने के लिए खास तौर से इच्छुक हो तो लिखो। उन्होंने 4 दिसंबर को जो लिखवाया वो इस प्रकार था। विवाह का बौद्ध रीति रिवाज सरल है, कोई हवन या सप्तपदी इसमें नहीं होती। समारोह का सारांश ये है कि वर व वधू के मध्य एक स्टूल पर मिट्टी का एक बर्तन रखा जाता है। उसे मुखड़े तक पानी से भर देते हैं। वर वधू बर्तन के दोनों ओर खड़े होते हैं। वे सूती धागे का एक सिरा बर्तन में और दूसरा अपने हाथ में पकड़े रहते हैं। कोई एक मंगल सूत्र का गान करता है। वर वधू दोनों को श्वेत वस्त्र धारण करने होते हैं। सायंकाल देर से उन्होंने मुझे शयन कक्ष में बुलाया और लेटे लेटे ही माननीय सचिव बुद्ध शासन काउंसिल रंगून को जल्दी जल्दी बोलकर पत्र लिखवाया। उन्होंने काठमांडू और दिल्ली में हुई वार्ताओं की याद दिलाई, जिसमें बुद्ध धर्म के विस्तार हेतु चलाए जा रहे आंदोलन के खर्चे के लिए साधन उपलब्ध कराने की चर्चा की। उन्होंने 19 नवंबर 1954 को बुद्ध शासन काउंसिल को लिखे अपने स्मरण पत्र का हवाला दिया और उसकी एक प्रति नत्थी करते हुए लिखवाया कि तब से दिल्ली स्थित वर्मी दूतावास के व्यापार सचिव से इस विषय पर संपर्क होता जा है। अपने और व्यापार सचिव द्वारा रखे गए प्रस्ताव की विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने बुद्ध शासन काउंसिल रंगून के माननीय सचिव से प्रार्थना की कि वह बर्मा सरकार को इस प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए तैयार करें और इस तरह बौद्ध आंदोलन को बढ़ाने में मदद करें। उन्होंने कहा, इसके लिए आप कर्तव्यबद्ध भी हैं। उनके अनुसार मैंने आंदोलन पूरी गंभीरता से शुरू किया है। मैं लोहा गर्म करने पर ही उस पर चोट करना चाहता हूं। यदि मैं असफल होता हूं तो इसकी जिम्मेदारी बौद्ध देशों पर जाएगी कि वे उचित अवसर पर कदम न उठा सके। रात के करीब 11:30 बजे होंगे जब मैंने घर जाने की अनुमति लेने के लिए उनके कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने मुझे ठहरने को कहा और कुछ पन्ने, कुछ हाथ से लिखे व कुछ टाइप किए हुए मुझे सौंपे। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में सो गए। मैंने रात में लगभग 1 बजे काम समाप्त किया और टाइप की हुई सामग्री उनकी कुर्सी के सामने पड़ी मेज पर रखकर पेपर वेट के नीचे दबा दी। मैं सर्दी के कारण असहज अनुभव कर रहा था और रात मैंने प्रायः जागते हुए बिताई, चारपाई पर बैठे हुआ, पीठ दीवार से टिकाए हुए बेचैनी से। प्रातः 3:30 पर वे बिस्तर से उठे और बत्ती जलाई। मैं उन्हें शौचालय ले गया। वापस आकर उन्होंने कहा कि मैं लेट जाऊं और आराम कर लूं। उन्होंने कहा कि वे बिल्कुल ठीक हैं और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई की अपनी अंतिम यात्रा के समय डॉक्टर अम्बेडकर अधिवक्ता MB समर्थ के साथ ठहरे थे। उन्होंने वादा किया था कि उनके अगले आगमन पर वो अपने भाई कुमार समर्थ के बंगले पर
उनके ठहरने की व्यवस्था करेंगे। 4 दिसंबर को बाबा साहब के कहने पर नानक चंद्रत्तु ने एमबी समर्थ को सूचित किया कि डॉक्टर अंबेडकर 14 दिसंबर को दिल्ली से धर्मांतरण कार्यक्रम के लिए रवाना हो रहे हैं और मुंबई में उनके ठहरने की उचित व्यवस्था करें। इसके बाद मैं आज की घटना जो 4 दिसंबर की है, मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। धन्यवाद।